हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सचेंज क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रजिस्टर के डायमेंशन फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चंस किए थे। हमने चार टाइप के क्वेश्चंस किए, मतलब चार टाइप पढ़े थे क्वेश्चंस के, और ये जो टाइप्स को हमने समझा था उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी लगाए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज कवर करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस किसी का भी हो सकता है। ठीक है, हमें देखना है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस में क्या होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हमारे पास जो हम एलिमेंट देखते हैं, हम एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हम किसी भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, तीन चीज को डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर और कई बार कंडक्टर को मेटल बोल देते हैं, मोस्टली मेटल कंडक्टर्स होते हैं। दूसरा हो गया इंसुलेटर, क्या उसको हम, हाँ इंसुलेटर, ठीक है चलो इंसुलेटर। और तीसरा हमारा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमारे पास तीन होते हैं, कंडक्टर और वी कैन से मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, आप जो ये किसी भी एलिमेंट को आपने बोला ये कंडक्टर है या ये इंसुलेटर है या ये सेमीकंडक्टर है, इसको जो नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बेसिस में किसी भी एलिमेंट को हम बोल सकते हैं ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कॉपर है। कॉपर क्या होता है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, और आप बोल सकते हो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका कंडक्टर हुआ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना ज्यादा ना कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। और अगर हम प्लास्टिक उठाएं, वुड उठाएं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो हमने क्या किया, हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, ये किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दोनों सेम चीज है। जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत, जो इंसुलेटर होता है इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी ये बहुत ज्यादा होगी। आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी विल टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा होगी, वेरी लार्ज। वही इसकी कंडक्टिविटी नियरली कितनी होगी, 0, तो वेरी स्मॉल। वही अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो आप बोलोगे वेरी स्मॉल। और कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, उसको क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। मैंने खाली एग्जांपल ले रहा हूं, इन्फिनिटी ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। सिमिलरली सेमीकंडक्टर की क्या होती है, एवरेज होती है, ना ज्यादा ना कम, तो आप बोल सकते हो मॉडरेट। ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, मॉडरेट होते हैं। अब किसकी कितनी होती है, किसकी कितनी होगी वो हम जब ये मटेरियल पढ़ेंगे उसको वहां देख लेंगे। अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत स्मॉल होती है, और सॉरी उसकी जो, हाँ, और उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर और इन दोनों की क्या रहती है, बीच में रहती है। अब ऐसा क्यों होता है कि इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम? से एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल आपका मेटल्स हो गए, इंसुलेटर। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी कम, इसकी नहीं है? कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड में जो कंडक्टर्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में जो करंट फ्लो करेगी, इट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स
नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, उसमें करंट क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी लार्ज। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, या उसको नेग्लिजिबल, ना के बराबर मानते हैं, उसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल, नहीं होते, या उसको हम अवॉइड मतलब बोलते हैं कि नहीं होते इसके अंदर, या हम बोलेंगे इक्का दुक्का होंगे, थोड़े से होंगे। ठीक है ना, या उसको वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल बोल सकता हूं, वो भी ठीक है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, ना ज्यादा ना कम। मैं ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उसको रूम टेम्परेचर में। तो रूम टेम्परेचर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम, मतलब थोड़े बहुत होते होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत लेस होंगे। और सेमीकंडक्टर में इतने होते हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे देख रहा हूं। अगर मैं एक मास ले लूं, मैंने अगर मान लेते हैं, अगर मैंने एक सॉलिड लिया, ठीक है, अगर वो सॉलिड मान लेते हैं 1 किलोग्राम का है, लेट्स सपोज 1 किलोग्राम का है। अब ये सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है, अब ये सॉलिड इंसुलेटर भी हो सकता है, और ये सॉलिड सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं अगर मैंने 1 किलो मेटल ले लिया, 1 किलोग्राम मेटल ले लिया, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो सकती है 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 8, अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 8 इतने हो सकते हैं। मैंने एक खाली आपको रफ आइडिया दे दिया कंपैरिजन के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैंने 1 किलो इंसुलेटर ले लिया, इंसुलेटर में आपका प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। इसको आप बोल सकते हो 1 से लेके 10 तक का बहुत कम होंगे, 1 से लेके 10 तक का बहुत ही कम रहेंगे। ये कंपैरिजन है, आप अनुमान लगा सकते हो कि यहां 1 से 10 है और यहां 10 की पावर 6 है। ठीक है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 तक का। और सेमीकंडक्टर में जो ये होंगे अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 3 के आसपास होंगे। ठीक है, या बोल सकते हो आप 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, इससे आप एक अनुमान लगा लोगे कि अगर हम सॉलिड ये कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को आपस में कंपेयर करें तो किसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर वन। ठीक है ना, ये ऐसा में आपको ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर हमारा इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है ना, इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, मैनी मोर। सेमीकंडक्टर में कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो। तो ये हमारे डिवाइड हो गए। ठीक है, अच्छा अब हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले बात करते हैं कंडक्टर की। ठीक है, आपको पता है कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है ये बहुत कम होती है। ठीक है, मैंने क्यों बताया, आपको बता रहा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है। ठीक है, अब हमें करना है टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, इसको हम देखते हैं। तो पहले एक स्ट्रक्चर में आता हूं, ये हमारा कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहा हूं मैं, डॉट्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैंने बताया था, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो अपना ऑर्बिट छोड़ के आया बाहर निकल जाता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके अंदर एनर्जी बहुत हाई होती है। इसको हम जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार वहां बता दूंगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जितने ऑर्बिट के ऊपर शेल में मूव करता है, उसके अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो आप बोल सकते हो अगर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होगी, और जो लास्ट शेल में होगा उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ देगा, फ्री हो जाएगा, तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इनके अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है और दे मूव, ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना, दे मूव, ये मूव करते रहते हैं ऑलरेडी। तो जब मैंने कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए, तो दे आर ऑलरेडी मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन until and unless when we apply the supply। अगर हम सप्लाई नहीं देंगे तो ये रैंडम मूवमेंट होता है, तभी करंट की नेट करंट कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन जब हम सप्लाई देते हैं इनको, तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, और करंट फ्लो होनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको दिमाग में स्टोर रखना है हमें। ठीक है, तो कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी इनके अंदर एनर्जी बहुत क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छा यहां पे दो बातें हैं, एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जिन्हें आयंस भी होते हैं क्योंकि टेम्परेचर का मतलब इनका बॉन्ड टूटा होता है, इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं, तो इसके अंदर थोड़े आयंस भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। ठीक है, आयंस भी होंगे, एटम्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब आप इनको एनर्जी दोगे, सबको टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी, ये आयंस जो एटम्स है इनको भी एनर्जी मिलेगी। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, एक तो वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर एनर्जी है। जब आप उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तो कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, यहां पे टकराव, इनका आपस में टकराव होना शुरू हो जाएगा, टकराने शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना, क्योंकि बहुत तेज मूवमेंट हो रहा है तो टकराव शुरू हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो इनसे इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, और वीडी का जो फॉर्मूला होता है या वीडी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम बेसिक इलेक्ट्रॉन में पढ़ लेंगे, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके साथ साथ और क्या होता है, देखते हैं, एटम्स को भी एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है टकराएगा इनसे, तो उसकी स्पीड और क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप बोल सकते हो मल्टीपल कोलिजन होता है, यहां पे मल्टीपल कोलिजन होता है आपस में। ठीक है, ये कोलिजन होता रहेगा, टकराव होता रहेगा, उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन जो सही तरीके से मूव कर रहे थे, एक फ्लो में मूव कर रहे थे, अब वो तेज फ्लो नहीं मूव करेंगे क्योंकि टकरा रहे हैं आपस में, एनर्जी तेज आ रहा, टकरा रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो जा रही है, आ रहा है तेज आ रहा, टकरा रहा, स्पीड स्लो हो जा रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या, रजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रजिस्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में या मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका जो रीजन है वो ये, ठीक है, और हमें ध्यान देना है, कंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा ये होता है। ठीक है, आप देखिए मतलब मोस्टली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी रेजिस्टेंस, ये मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो टेम्परेचर में बहुत कम होता है। हमने एक टर्म सुना होगा, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का 0 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी 0 केल्विन पे जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, वहां पे क्या हो जाता है, उसकी रेजिस्टिविटी नियरली कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इट बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर।
ठीक है ना। तो होता क्या है, जो कंडक्टर्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पे बहुत अच्छी होती है, और जो जो टेम्परेचर बढ़ता है इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गया कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की। इन दोनों का कौन सा सेम ही है, तो उसको मैं एक साथ समझा दे रहा हूं। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो होगा क्या, जब आप एनर्जी दोगे, ठीक है, तो उसके अंदर एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपस में ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरेट होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे कोलिजन नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत कम है। कोलिजन तब होता है जब बहुत सारे हों, ठीक है ना। यहां कोलिजन नहीं होता, ये बहुत कम होते हैं। होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टिविटी क्रिएट करते हैं। यही इंसुलेटर में भी हो सकता है, होता है, लेकिन यहां ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बॉन्ड बहुत टाइम में, बहुत लेट से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, यहां भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहां भी बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहां पे क्या है, कम टेम्परेचर में बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो कम टेम्परेचर में कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। बट यहां पे बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहां पे इन दोनों के केस में क्या होगा, अगर यहां पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, घट जाता है। सेम यहां पे भी ऐसे ही होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों में सेम होता है, लेकिन ये क्या है कि सेमीकंडक्टर में थोड़ा फास्ट होगा, और यह बहुत यहां पे बहुत हमारा क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो हमने समझा, तो ये होता है इसके अंदर। तो हमने ये समझा यहाँ पे कि पहले बात तो हमने ये जाना कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का हमने खाली ओवरव्यू ले लिया कि कंडक्टर और मेटल और ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और हम किसको कंडक्टर बोलते हैं, किसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसका रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रख कर रहा हूं। अब थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो ये ग्राफ है हमारा, हम बनाते हैं रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम पहला ग्राफ बना रहे हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां हमने 3 ग्राफ बना दिए, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, मैं खाली ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसका ग्राफ क्या है। तो जो पहला ग्राफ है, देखो टेम्परेचर के संग क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये ग्राफ होता है मेटल्स का, प्योर मेटल आप बोल सकते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, AgAu, ठीक है ना, सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो दो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से R एकदम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो ये नीचे का ग्राफ है, ये वाला नीचे जो बहुत तेज नीचे को जा रहा है, ये होता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है और थोड़ा तेज घटता है। ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ है इंसुलेटर का, इसमें भी यही होता है लेकिन थोड़ा स्लो घटता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला ग्राफ है बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लो बढ़ता है, ये ग्राफ होता है एलॉय का। एलॉय पता है हमें क्या होता है, एलॉय कहता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। 2-3 मेटल्स को हम आपस में ज्वाइन करके एक एलिमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है ना, तो एलॉय का क्या होता है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में बहुत कम इंक्रीमेंट आता है। तो कहीं पे आप देखते होंगे, जैसे हम मेजरमेंट में पढ़ते हैं, मेजरमेंट में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मोस्टली ब्रिजेस में होता है ऐसा। ठीक है, ब्रिजेस में होता है, या जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या होता है,
टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, कई बार रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है, आपका जो ब्रिज बैलेंस था वो अनबैलेंस हो जाएगा, या जो आप मेजर कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या आपने जो एमीटर लगाते हैं उसमें शंट लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पे हम देखते हैं कि हमें एक ऐसा एलिमेंट इस्तेमाल करना होता है जिसका टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट बहुत कम आए, तो वो हम बनाते हैं एलॉय से। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा है, क्या होता है, मैग्नीन पढ़ा है ना, मैग्नीन होता है, कांस्टेंट 10 होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हाल समझ लिया कि मैंने आपको बता दिया। तो ये इंसुलेटर का हमारा एक ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से आर हमारा डिक्रीज होता है, और इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, दोनों में घट जाता है, और इसमें हमारा ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक ग्राफ हो गया। इंसुलेटर में हमारे एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनसो। इसका एग्जांपल हमारा कार्बन हो गया वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मूला टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। फॉर्मूला टू डिटरमाइन, क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपको अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी 27 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, 30 हो गया, 50 हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला है, उसको हम यहां पे लिखते हैं। अच्छा, उस फॉर्मूले को हम दो फॉर्म में देखते हैं, फॉर्मूला कहां लगेगा, उसके दो फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस को हम किसी भी चीज के रेजिस्टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लीनियर, इसको हम पढ़ेंगे आगे, एक होता है लीनियर, और एक क्या होता है, नॉन लीनियर। एक होता है लीनियर और एक क्या होता है, नॉन लीनियर। लीनियर रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका V और I का जो ग्राफ होता है, अगर वो क्या है, लीनियर आ रहा है, कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है, सीधा आ रहा है। V और I का ग्राफ कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है स्लोप चेंज ना होना। मैथ्स की भाषा में लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं ना, स्लोप रिमेन फिक्स्ड, तो लीनियर का मतलब होता है स्लोप चेंज नहीं होना। तो ऐसा ग्राफ, अगर VI की जो ग्राफ लीनियर है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। तो ऐसा रेजिस्टेंस जिसका VI का ग्राफ लीनियर है उसको हम बोलेंगे लीनियर रेजिस्टर, और जिसका VI का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, नॉन लीनियर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सीधा नहीं है, कैसा भी, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर रेजिस्टेंस हमारा ये किसका होता है, मेटल्स का होता है, सारे मेटल्स का होता है, ठीक है ना, ऑल मेटल्स का होता है। उसके साथ साथ ये होता है सेमीकंडक्टर में सिर्फ कार्बन का होता है, ओनली फॉर कार्बन का होता है, और किसी का नहीं होता है, ठीक है। नॉन लीनियर में हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर का, किसका होता है नॉन लीनियर ग्राफ, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का जो VI ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है। वहीं सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे कार्बन अकेला एक सेमीकंडक्टर है जिसका VI ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। वहीं सिलिकॉन जर्मेनियम का जो VI ग्राफ होता है ये नॉन लीनियर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्यों बताया कि रजिस्टर को हम नॉन लीनियर, ये इस फॉर्मूले का क्या रिलेशन है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा आपको, फॉर्मूला टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर में, मैंने क्यों लिखाया कि लीनियर रेजिस्टेंस का, नॉन लीनियर का, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो लीनियर के लिए अलग होता है और नॉन लीनियर के लिए अलग होता है। लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या है देखते हैं। मान लीजिए आपका पास इनिशियल टेम्परेचर T1 था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1 था स्टार्टिंग में, उसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, इसको हम रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम इनिशियल टेम्परेचर भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, T1 दे दिया। स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 है तो उस दौरान रेजिस्टेंस है मान लो RT1, कितना है, RT1 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर चेंज होके ये हो गया T2,
तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका जो फॉर्मूला है लीनियर वालों के लिए, मेटल्स और इसके लिए फॉर्मूला होता है RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, RT2 इज इक्वल टू RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ उन रजिस्टर के लिए अप्लाई होगा जो लीनियर है। लीनियर के अंदर क्या आते हैं, सारे मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो लीनियर होता है। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर में सिर्फ कार्बन का होता है, तो ये क्वेश्चनों में इनके लिए अप्लाई किया जाएगा फॉर्मूला वाला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सेकेंडली, जो सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम आता है ये नॉन लीनियर होते हैं। इनका भी क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से आर में चेंज आता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अलग होता है। ये फॉर्मूला होता है RT2 इज इक्वल टू RT1 e की पावर बीटा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो यहाँ फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। कभी कभार इस एक्सपोनेंशियल को इसके डिनोमिनेटर में लाते हैं, फिर यहां से ऊपर ले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। कुछ चेंज नहीं है, खाली नीचे लाके माइनस साइन चेंज कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप कैसे भी इसको कर सकते हो, बट आप फॉर्मूला को याद को जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन इसका ऐसे होता है। ठीक है, तो जो नॉन लीनियर है हमारे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें टेम्परेचर के बढ़ने में रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और मेटल्स में, सारे मेटल्स में, और जो कार्बन हो गया, कार्बन जो बेसिकली होता है हमारा, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ने में आर चेंज आता है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली जेई का एग्जाम्स होता है या जेई का एग्जाम्स होता है, मतलब जेई और ए का एग्जाम में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसका रेयर यूज होता है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, या वैसे इसकी वैल्यू 2.71 होती है, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और सॉल्यूशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसलिए इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत रेयर बनते हैं, बहुत कम, बहुत चांस कम है आने का। इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है RT2 = RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां पे डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, इनिशियल माइनस फाइनल होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पे अल्फा होता है इसको बोलते हैं RTC, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए हो गया और ये फॉर्मूला मेरा इसके लिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसके फॉर्मूले को थोड़ा हम एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, सही से देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले को। ठीक है, तो अगर मैं एक बार मेटल ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने मेटल लिया, तो या एक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना, ग्राफ कैसा होगा, ऊपर को राइज करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो रेजिस्टेंस कितना है उसका RT1, और आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, कितना हो गया, T2 हो गया, तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना हो गया RT2। तो आपको पता है कि इनिशियल टेम्परेचर T1 है, रेजिस्टेंस उतना उस दौरान इतना है, तो T2 पे टेम्परेचर चेंज हुआ तो कितना रेजिस्टेंस होगा, उसका फॉर्मूला हमने लिखा। वो फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी पहले हमने फॉर्मूला, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, RT2 = RT1 1 प्लस अल्फा, अल्फा इसके नीचे आएगा अल्फा T1 इंटू डेल्टा टी, अल्फा T1 इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला वही है। डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हो गया फॉर्मूला। अल्फा टी ये क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसको हम RTC बोलते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में जब यह फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जो अल्फा होगा यहां पे, ये अल्फा होगा इनिशियल टेम्परेचर का, इसको बोलते हैं अल्फा T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल RTC, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। RTC का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा यहां पे जो आप इस्तेमाल करोगे वो हमेशा अल्फा T1 होगा। T1 मतलब आपने जिसको इनिशियल टेम्परेचर माना होगा, आपने जिसको इनिशियल टेम्परेचर माना होगा, यहां पे अल्फा उसका आएगा।
कहने का मतलब क्या है, देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं चाहूं तो कैसे और लिख सकता हूं, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। अभी तो मैंने इनिशियल टेम्परेचर इसको माना है और फाइनल इसको माना है कि चेंज इसमें हुआ, तो इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा इतना हो गया, फाइनल इतना, कि मुझे ये रेजिस्टेंस निकालना है। अब मान लेते हैं मैं इनिशियल इसको मानता हूं और फाइनल इसको मानता हूं कि चेंज हो कितना गया, क्या पता टेम्परेचर से बढ़ ही नहीं सकता, क्या पता टेम्परेचर घट भी सकता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T2 था, और वो घट के T1 हो गया है। आपको T2 पे रेजिस्टेंस पता है और आपको निकालना है कि T1 में जब टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब क्या फॉर्मूला होगा, अब फॉर्मूला होगा RT1 इज इक्वल टू RT2 1 प्लस इनिशियल टेम्परेचर क्या माना है T2, तो यहां पाएगा अल्फा T2 आएगा, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, डेल्टा T कितना होगा, डेल्टा T यहां पे हो जाएगा T1 माइनस T2, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए यहां मैंने इसके दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले दोनों सेम ही है, पर फर्क ये आया कि आपने इनिशियल किसको माना है। मैंने यहां इनिशियल T1 को माना है तो फॉर्मूला फाइनल इज इक्वल टू ये करके ये लिखाया और अल्फा T1 आया। जब मैंने यहां इनिशियल इसको माना है तो यहां पे फॉर्मूला RT1 हो गया और जो अल्फा आएगा वो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ समझना है कि फॉर्मूला कैसे लिखा गया है। फाइनल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, अगर इसको मैं ऐसा लिखूं शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको याद कर सकते हो, फाइनल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, फाइनल FT मतलब फाइनल टेम्परेचर, फाइनल, जो उसको फाइनल को मैं F से दिखा रहा हूं खाली, हाँ, फाइनल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इनिशियल टेम्परेचर का RTC इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये फॉर्मूला इसको आप यूनिवर्सल फॉर्मूला की तरह बना सकते हो, इसको आप याद कर लो, बढ़िया फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। F यहां पे क्या डिनोट करता है, फाइनल टेम्परेचर, F डिनोट फाइनल टेम्परेचर, और T आई डिनोट कर रहा है यहां पे इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। जब मैंने T1 को इनिशियल माना, फाइनल को ये माना, यहां पे इस फॉर्मूले में मैंने क्या करा है, T1 को क्या माना है, इनिशियल टेम्परेचर माना है, और T2 को क्या माना है मैंने, फाइनल टेम्परेचर माना है, तो फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। और वहीं अगर मैंने T2 को इनिशियल माना है, इनिशियल टेम्परेचर माना है, और T1 को मैंने फाइनल टेम्परेचर माना है, तो फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सही से समझना है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आपको अगर डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसको वो कर सकते, डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप इसको याद कर लीजिए कि फाइनल रजिस्टर इज इक्वल टू इनिशियल रजिस्टर। इनिशियल को कई बार रेफरेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, 1 प्लस अल्फा आई डेल्टा T हो गया, फाइनल टेम्परेचर मानना चाहिए। यहां मैंने इनिशियल इसको माना है तो फॉर्मूला ये बन गया, इनिशियल इसको माना तो मेरा यहां पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। अब यहां पे एक दो बातें और है, उसको थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो कि हमें जब ये फॉर्मूला लिखा गया, ये वाला फॉर्म जब मैंने लिखा तो मैंने इनिशियल टेम्परेचर किसको माना है, T1 को माना है, T1 को माना है, और फाइनल टेम्परेचर मैंने इसको माना है, तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो ये अल्फा हमारा यहां पे कितना गया, अल्फा T1। अब असल में अल्फा होता क्या है, अल्फा का फुल फॉर्म होता है रजिस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका फुल फॉर्म, आप इसको अगर मैं थ्योरी फॉर्म में बोल सकता हूं तो इसका मतलब है पर यूनिट चेंज, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या लिखा, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस। क्या समझ में आ रहा, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से, 1 डिग्री तापमान टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीज, पर यूनिट इंक्रीज कितना आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अगर हम यहां चाहें तो अल्फा को ड्राइव करके लिख सकते हैं, तो अल्फा कितना आएगा, मैं ये इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, अल्फा आ जाएगा अल्फा T1 इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 इंटू डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा T आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको,
ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1, ये हो गया पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, जो कि मैंने पहले लाइन लिखी। और नीचे क्या है? टेम्परेचर चेंज, ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा आपका बताता है कि पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी पर यूनिट चेंज इन रजिस्टर पर डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या? 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस में पर यूनिट चेंज कितने का आता है? हो सकता है वो घट भी सकता है, हो सकता है कि वो बढ़ भी सकता है, उसको हम किसी डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो ये आगे समझ में आपका। तो ये हमारा अल्फा हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो रजिस्ट ओम ओम कैंसिल हो गया, अगर देखा जाए क्या निकाल हो गया? ओम ओम सेल्सियस, है ना, ओम ओम सेल्सियस, ओम ओम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो उसकी यूनिट कितनी आती है? पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा की जो यूनिट होती है, अल्फा की जो यूनिट होती है, ये होती है पर डिग्री सेल्सियस, और आप बोल सकते हो पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होती है। अल्फा की जो वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव होती है मेटल के लिए और कंडक्टर के लिए। मेटल और कंडक्टर के लिए ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि हमने देखा था कि एक टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल का रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा था? बढ़ जा रहा था। तो उसके लिए ये क्या होगा? हमारा टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। और वहीं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ये टर्म क्या होगा? माइनस होगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर सेमीकंडक्टर और वी कैन से इंसुलेटर, ये टर्म क्या होगा? हमारा माइनस होगा। जहां टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है वहां अल्फा पॉजिटिव होता है, जहां टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है वहां पे ये अल्फा क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को समझा, ये फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका मैंने जनरल फॉर्मूला भी आपको लिखाया। ठीक है ना, और समझाया कि इनिशियल टेम्परेचर आप किसको मानते हो? इनिशियल टेम्परेचर के चेंज होने से आपका फॉर्मूला थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको समझाया कि अल्फा का मतलब होता क्या है, इसका यूनिट क्या होती है और इसको कैसे हम निकालते हैं, और ये पॉजिटिव किसके लिए होता है, ये नेगेटिव किसके लिए होता है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला देख लिया यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, जब इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना, तो यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना था? अल्फा T1 था। ठीक है, और जब हमने इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना, तो वो कोएफिशिएंट कितना था? अल्फा T2 था। तो अल्फा T1 है रेजिस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट T1 और अल्फा T2 है, ये है रेजिस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट T2। ये कभी आपस में सेम नहीं होते हैं, ये चेंज होते हैं आपस में। ठीक है ना, यहां जो रेजिस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा T1 में, ठीक है, और यहां पे जो होगा ये डिफरेंट होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर आपको अल्फा T1 क्या बोलते हैं गिवन है और आपको ये निकालना है, या आपको ये गिवन है या आपको ये निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है कि डेल एफ फाइनल, अल्फा फाइनल इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल अपॉन 1 प्लस अल्फा इनिशियल इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारा? टी एफ माइनस टी आई। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको इनिशियल अल्फा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है और आपको फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है डायरेक्टली, उसका फॉर्मूला कितना है? अल्फा एफ फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू अल्फा आई अपॉन 1 प्लस अल्फा आई इंटू डेल्टा टी। ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है, ये दोनों एक मल्टीप्लाई में, फिर 1 प्लस बाद में ऐड हो रहा है। ठीक है, और डेल्टा टी कितना होगा? टी एफ माइनस टी आई। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? मान लीजिए T2 फाइनल है, इस फॉर्मूले को देखते हुए T2 फाइनल है और T1 इनिशियल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा T2 इज इक्वल टू अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1 इंटू डेल्टा टी। मतलब आपको ये पता है और आपको ये निकालना है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, क्योंकि
आपने इनिशियल माना है T1 को और फाइनल माना है T2 को, तो ये वैसे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसी तरह अगर मैं T2 को मानूं इनिशियल और T1 को क्या मानूं फाइनल, मतलब क्या, आपको अल्फा T2 पता है और आपको अल्फा T1 निकालना, तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा T1 इज इक्वल टू अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2 इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T यहां पे कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अगला जो ये कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला हो गया। इन दो फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। चलिए आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।